हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और सरदार पटेल आश्रम की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स और करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यूजफुल हैं। दोस्तों, ये एक छोटी सी जानकारी है हमारी संस्थान सरदार पटेल आश्रम कोटा के बारे में। आप एक बार इसको देख सकते हैं। आज की हमारी पहली न्यूज़ पे हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, भारत व पाकिस्तान ने परमाणु प्रतिष्ठानों यानी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की सूची का आदान प्रदान किया है। ऐसा ये दोनों देश हमेशा से करते हुए आए हैं। आगे देखते हैं हम लोग। भारत और पाकिस्तान ने नई दिल्ली और इस्लामाबाद में एक साथ राजनयिक माध्यम यानी जो डिप्लोमेट्स होते हैं, जैसे एम्बेसडर जो हमारे इधर हैं और उनके यहाँ जो हमारे हैं, तो वो लोग ये इस इंस्टॉलेशंस की जो होती हैं परमाणु प्रतिष्ठानों की जो सूची जो लिस्ट होती है, इसको एक्सचेंज करते हैं। और ऐसा ही इन्होंने 1 जनवरी 2020 को किया। दोस्तों, परमाणु प्रतिष्ठानों या न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की सूचियों का आदान प्रदान भारत व पाकिस्तान के मध्य परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले पर प्रतिबंध प्रोहिबिशन संबंधी समझौते के अनुच्छेद 2 के तहत किया गया। दोस्तों, क्या है, भारत और पाकिस्तान ने एक समझौता कर लिया जिसमें दोनों देशों ने ये निर्धारित कर लिया कि जो इनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, यानी जो भी सिविल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं या कोई भी दूसरे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, वहाँ पर दोनों ही देश कोई हमला नहीं करेंगे। इसको लेके दोनों ने ही एक दूसरे पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है दोस्तों, और दोनों देशों द्वारा परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले पर प्रतिबंध संबंधी उक्त समझौता 31 दिसंबर 1988 को हस्ताक्षर हुआ था। तो दोस्तों, ये जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की जो लिस्ट एक्सचेंज होती है, इस पर जो एग्रीमेंट है, ये दोनों देशों का 31 दिसंबर 1988 को साइन हुआ था। तो दोस्तों, पहली बार जो लिस्ट एक्सचेंज हुई थी वो 27 जनवरी 1991 से लागू हुआ था और 1 जनवरी 1992 को जो फर्स्ट टाइम जो है लिस्ट एक्सचेंज हुई थी। अगली न्यूज़ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। रूस और यूक्रेन के मध्य गैस समझौते पर हस्ताक्षर। अब दोस्तों, आप सभी सोच रहे होंगे कि हम तो भारत से रिलेटेड जो इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ रहे हैं, हम ये रूस और यूक्रेन को क्यों पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, जिनको जानकारी नहीं हो, मैं उनको बता दूं कि रूस और यूक्रेन के मध्य संबंध अच्छे नहीं रहे हैं, क्योंकि कुछ सालों पहले यूक्रेन का एक भाग था क्रीमिया, जहां पर प्लेबेसाइट कराकर रूस ने उसको अपने नियंत्रण में ले लिया था। दोस्तों, इसके कारण यूक्रेन से जो है रूस के संबंध खराब हुए और बहुत बड़े बड़े देशों ने भी, यहाँ तक कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह ने भी जो है रूस की इस प्रतिक्रिया पर जो है थोड़ा सा ऐतराज़ जताया था। लेकिन अभी हाल ही में दोनों के बीच में संबंध सुधरते दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं, रूस और यूक्रेन के मध्य वियना में संपन्न द्विपक्षीय वार्ता यानी बायलैटरल टॉक्स के पश्चात दोनों देशों ने 5 वर्ष के लिए गैस पारगमन यानी गैस ट्रांसमिट से रिलेटेड एक समझौता एग्रीमेंट साइन किया है। दोस्तों, ये क्या चाहते हैं कि इस समझौते के तहत रूस यूक्रेन के रास्ते यूरोप को 5 वर्ष तक गैस की आपूर्ति करेगा। अब दोनों के जब संबंध पहले खराब थे तब ये करना पॉसिबल नहीं था। ठीक है, इससे यूक्रेन को $7 अरब का राजस्व, अगर वो रशिया यूरोप को अगर गैस की सप्लाई करेगा और यूक्रेन के मार्ग का इस्तेमाल करेगा, तो इससे यूक्रेन को $7 अरब का राजस्व यानी रेवेन्यू प्राप्त होगा। तो उल्लेखनीय है कि यूरोपीय संघ की प्राकृतिक गैस की वार्षिक खपत, यानी जो यूरोपियन संघ में जितने भी देश हैं, ठीक है, जितने भी देश यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं, उनका जो एनुअल कंजम्पशन होता है गैस का, उसका 18% सप्लाई अगर कहीं से आती है तो वो रशिया से आती है। तो एक महत्वपूर्ण न्यूज़ थी। अगली न्यूज़ देखते हैं दोस्तों, काला पानी विवाद। अब ये काला पानी डिस्प्यूट है क्या। दोस्तों, पहला प्रश्न तो आपसे बड़ा सिंपल सा पूछा जा सकता है कि किन 2 देशों के मध्य काला पानी विवाद है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नेपाल और भारत के मध्य, ये देखिए आप, नेपाल और भारत के मध्य ये विवाद है, काला पानी विवाद। तो देखते हैं दोस्तों, काला पानी जो है एक भूमि का हिस्सा है। काला पानी चीन, नेपाल और भारत की सीमा पर स्थित है। ये बाउंड्री पर है चीन, नेपाल और भारत की में। और दोस्तों, ये 35 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, यानी 35 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और भारत इस क्षेत्र को उत्तराखंड का हिस्सा मानता है। भारत का ये कहना है कि ये क्षेत्र जो है ये उत्तराखंड का हिस्सा है, जबकि नेपाल इस पर अपना स्वामित्व यानी ओनरशिप बताता है। हाल ही में नेपाल की संसद ने सर्वसम्मति यानी यूनानिमिटी से अपनी सरकार से कालापानी क्षेत्र में भारत नेपाल सीमा विवाद के कूटनीतिक समाधान, यानी उन्होंने कहा था कि डिप्लोमेटिक तरीके से इस जो कालापानी से रिलेटेड जो बॉर्डर डिस्प्यूट है इसको सॉल्व कर लिया जाए। और दोस्तों, उन्होंने इसको तेजी दिखाने के लिए कोशिश करी थी। अब देखिए दोस्तों, है क्या कि नेपाल में इस समय है कम्युनिस्ट पार्टी।
तो ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है इसके जो मुख्य सचेतक है, जिसको अपन विप कहते हैं, इनका नाम है खेमलाल भट्टराय। इन्होंने ये प्रस्ताव रखा था कि भारत नेपाल उच्च स्तरीय तकनीकी समिति यानी इंडिया नेपाल हाई लेवल टेक्निकल कमेटी इनिशिएटिव के आधार पर सीमा विवाद का शीघ्र समाधान करने का आग्रह किया था। इन्होंने कहा था कि एक कमेटी बना लीजिए और वो जो है हम दोनों देशों के मध्य जो भी डिस्प्यूट है उसको ठीक करने के लिए कोई महत्वपूर्ण कदम उठाएगी। दोस्तों हुआ क्या था कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर का जब विभाजन हुआ, अभी आपको पता ही होगा कि जम्मू कश्मीर अब जो है एक स्टेट नहीं रहा है, उसको यूनियन टेरिटरी कर दिया और लद्दाख को भी यूनियन टेरिटरी कर दिया। तो जब विभाजन हुआ जम्मू कश्मीर का दोस्तों, तो उस समय इंडिया ने अपना एक नया जियोपॉलिटिकल मैप सामने लेके आया और उसमें इंडिया ने कालापानी, लिपुलेख तथा लिम्पियादूरा क्षेत्र को अपने हिस्से में दिखाया। उस समय नेपाल को इस नए मैप पर आपत्ति हो गई और उसके चलते नेपाल ने कदम उठाया। तो ये इंपॉर्टेंट था। अगला दोस्तों देखते हैं रायसीना डायलॉग 2020। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, ये देख लीजिए आप, ये सारे देश हैं और ये नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं और ये दिल्ली में हुआ था। देखते हैं दोस्तों, भारत की विदेश मंत्रालय यानी भारत का जो विदेश मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और दोस्तों नई दिल्ली में कहाँ पर स्थित है ये इंपॉर्टेंट है, ये रायसीना की पहाड़ी पर स्थित है। तो यहाँ पर इस सम्मेलन के आयोजन के कारण इसे रायसीना डायलॉग कहते हैं। तो एक सम्मेलन होता है, फॉरेन मिनिस्ट्री द्वारा आयोजित होता है और क्योंकि फॉरेन मिनिस्ट्री का जो ऑफिस है वो रायसीना की पहाड़ी पर है, तो इसीलिए इसको रायसीना डायलॉग कहते हैं। और पहली बार ये जो हुआ था रायसीना डायलॉग, ये 2016 में आयोजित किया गया था। तो वैश्विक कूटनीति यानी ग्लोबल डिप्लोमेसी पर आयोजित होने वाला एशिया का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है रायसीना डायलॉग, ठीक है। तो किससे रिलेटेड है ये? वर्ल्ड डिप्लोमेसी से यानी ग्लोबल डिप्लोमेसी से रिलेटेड है दोस्तों ये। और इसका आयोजन इस बार 14 से 16 जनवरी को 2020 को नई दिल्ली में किया गया। इस प्रतिष्ठित रायसीना डायलॉग के 5वें संस्करण, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पहला 2016 में हुआ था, इसका 5वां संस्करण है, विदेश मंत्रालय ने करा। और साथ साथ दोस्तों ये पूछा जा सकता है कि विदेश मंत्रालय के साथ साथ किसने करा? ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ये एक फाउंडेशन है, द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। अब ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन जो है भारत का एक स्वतंत्र थिंक टैंक है, ठीक है। तो इसकी स्थापना जो है 1990 में हुई थी। तो ये दोनों ने मिलकर इसका आयोजन किया। इन 3 दिवसीय सम्मेलन में 12 देशों के विदेश मंत्रियों व यूरोपियन संघ के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए, ठीक है दोस्तों। और ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि इस बार इसकी थीम क्या थी, तो थीम थी नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी, ये इसकी थीम थी। और इस सम्मेलन में अमेरिका ईरान के बीच में जो तनाव चल रहा था, क्योंकि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स का, ऐसा कहते हैं कि उस पर आरोप लग रहा था कि वो न्यूक्लियर वेपन्स के बनाने के होड़ में लगा हुआ है। तो इसके चक्कर अमेरिका और ईरान का विवाद चल रहा था और अमेरिका ने उस पर काफ़ी सैंक्शंस लगा दिए थे। तो ये भी डिस्कस हुआ। और अफगानिस्तान में शांति पहल, क्योंकि अब आप जानते हैं कि अफगानिस्तान से अमेरिका ने अपने सैनिकों को वापस बुला लिया है, तो आप एक पीस कैसे वापस से स्टैब्लिश हो, तो उसको लेके भी बात चल रही है। और वैश्विक व्यापार की मुश्किलें, वैश्विक व्यापार की मुश्किलें दोस्तों इसलिए क्योंकि ट्रेड वॉर चल रहा था, आप देखते हैं कि यूएस में और चाइना के बीच में। तो इस चक्कर में क्या हुआ था कि पूरा का पूरा ग्लोबल ट्रेड जो है प्रभावित हुआ था। तो इस चीज़ को भी डिस्कस किया गया। और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो लगभग सभी मीटिंग्स में ग्लोबल लेवल पर डिस्कस होता है, पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इश्यूज पर भी चर्चा हुई। अगला देखते हैं दोस्तों, जोगबनी विराटनगर में एकीकृत चेक पोस्ट का उद्घाटन। दोस्तों ये जो है नेपाल और भारत के बीच में है। और अगली न्यूज़ है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोगबनी विराटनगर में एकीकृत चेक पोस्ट का उद्घाटन कर दिया। तो दोस्तों एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट होती है जिससे लोग इधर से उधर जाते हैं। तो उसके लिए आप जानते हैं क्योंकि भारत और नेपाल में कोई बॉर्डर नहीं है, बिना वीज़ा और पासपोर्ट के लोग इधर से उधर जा सकते हैं, लेकिन फिर भी उन पर निगरानी रखने के लिए एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जो है बनाई गई है। इसका उद्घाटन 21 जनवरी 2020 को किया गया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जोगबनी जो है ये भारत में और विराटनगर नेपाल में, दोनों देशों के मध्य महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र भी हैं दोनों ही जगह ये। तो इसी के बीच में, इनके बीच में एक चेक पोस्ट बना दिया। जोगबनी विराटनगर में दूसरा एकीकृत चेक पोस्ट भारत की सहायता से बनाया गया है, जिसके जरिए भारत नेपाल सीमा पर लोगों के आवागमन और कारोबार को सुविधा मिलेगी। और दोस्तों दोनों देशों के मध्य इससे पहले भी एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बन चुका है जो रक्सौल वीरगंज सीमा पर बना हुआ है। 2018 में इसका उद्घाटन हो गया था। दोस्तों ये थी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़। अगर आपको हमारी इंपॉर्टेंट ये करंट अफेयर से रिलेटेड जो है पसंद आए हैं हमारे वीडियोस, तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए इन वीडियोस को। ज़्यादा जानकारी के लिए दोस्तों ये हमारी संस्था के बारे में जानकारी है, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिससे आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।